प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी। इसमें हमने पालमपुर गांव का परिचय और अवलोकन देख लिया। अब देखें कि पालमपुर, क्योंकि मुख्य क्रिया वहां पे खेती है, तो खेती के बारे में हम देखेंगे कि खेती कैसे हो रही है, खेती में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला टॉपिक है भूमि स्थिर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भूमि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। पालमपुर गांव में 1960 से आज तक कोई विस्तार नहीं हुआ है जमीन में। पहले जमीन का जो स्तर था, जो 1960 से पहले थोड़े हिस्से में जितने में खेती होती थी, थोड़ा बहुत बंजर पड़ी जमीन को भी इन लोगों ने उस समय उसको भी खेती के लिए यूज कर लिया। 60 से अब तक अब उसमें कोई ज़्यादा विस्तार नहीं किया जा सकता या गुंजाइश ही नहीं है विस्तार की। तो भूमि स्थिर है। तो दूसरी समस्या उत्पन्न होती है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो खाने के लिए ज़्यादा की जरूरत होगी। तो पैदावार बढ़ाने के तरीके अपनाने होंगे अगर लोगों को भरपेट भोजन देना है और फिर सरप्लस या मुख्य क्रिया खेती है, उससे हमें पैसे भी कमाने हैं, तो उत्पादन हमारा बढ़ाना होगा। और वो क्या क्या तरीके हैं, किन तरीकों से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसे हम देखें। कि पहली बात तो ये कि अब देखें कि यहाँ पर भूमि में पैदावार बढ़ाने में हम ये कर सकते हैं कि पारंपरिक तरीके से जो खेती होती थी उसमें अब हम कुछ नई तकनीक का यूज करें। ट्रैक्टर, बैल की जगह पर ट्रैक्टर से खेती करें, या फिर ट्रेडिशनल टूल कुदाल फावड़े से खेती करते थे, अब उससे करें। सिंचाई का साधन पर्याप्त उपलब्धि था, लेकिन अब क्या है कि एक फसल से ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि बहुविधि फसल प्रणाली अपनाई जाए। पालमपुर गांव के लोग कुछ खेतों में बाजरा, गेहूं, इस तरीके की फसल उगाते हैं, रबी और खरीफ की फसलें होती हैं। लेकिन अब जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो वो 2 से ज़्यादा फसल उगाने स्टार्ट किए, जिसे हम बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं कि एक साथ कई फसलें उगाना, या फिर एक फसल कटी नहीं कि दूसरी फसल उसमें ले लिया, फिर तीसरी फसल, या साल में 2 से अधिक फसल लेने की प्रक्रिया को हम बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। इससे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं कि खेत खाली न रहे, बार बार उसमें हम फसल लेते रहें। और दूसरा, आधुनिक तरीके की तकनीक का यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स का यूज करके, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज करके हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे कि 1960 के दशक में हरित क्रांति भी इसी फार्मूले पे आई कि हमें जमीन तो, भूमि तो सीमित है, लेकिन पैदावार बढ़ानी है। तो हरित क्रांति में यही किया गया कि आधुनिक खेती की तकनीक और विभिन्न प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा पैदावार हमने प्राप्त करना शुरू कर दी। अब देखें, पालमपुर गांव में परंपरागत जो घर के बीज होते थे उसको बो करके 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जहां पैदावार होती थी, अब HYV सीड यूज करके, HYV मीन्स हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी, अधिक उत्पादकता देने वाली नस्ल के जो बीज होते हैं, क्वालिटी के बीज, ऐसे बीजों का उत्पादन करके जहां 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार होती थी, अब वो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार पालमपुर गांव के लोग पाने लगे। अगला, आधुनिक विधियों का प्रयोग करके पहले की तुलना में आधुनिक विधि का प्रयोग करने में किसानों को अधिक लागत की आवश्यकता होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परंपरागत तरीके से ज़्यादातर चीज़ें, घर का बीज, घर की गोबर की खाद या घर के लोग ही मजदूरी के रूप में उसमें मेहनत काम कर लेते थे। लेकिन अभी आधुनिक तरीके से हम टूल्स, टेक्निक्स, ट्रैक्टर में डीजल लगेगा, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजर ला रहे हैं, कीटनाशक दवाएँ ला रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी का सीड मार्केट से ला रहे हैं, तो घर के गेहूँ से ये 4 गुना कीमत इसकी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें देखें तो क्या है कि आधुनिक तरीके से खेती करने में किसान को लागत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर देखें तो उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है। इसलिए हम नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? जितना फर्टिलाइजर्स का यूज, टेक्निक्स का यूज, बार बार खेती करना, इस पे प्रश्न खड़ा होता है कि भूमि की उत्पादकता तो सीमित है, एक प्राकृतिक संसाधन है,
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो इसका गलत प्रभाव हमारे पर्यावरण पे देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं, खरपतवार नाशक दवाएं, इनका प्रभाव हमारे पर्यावरण पे गलत पड़ रहा है। और पर्यावरण पे नहीं बल्कि इससे पैदा किए गए अनाज से खाने से विभिन्न प्रकार के रोग भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भूमि के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हम देखते हैं कि भूमि का कह सकते हैं कि प्रदूषण ये इसी के कारण होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इन केमिकल्स का यूज करें और जिससे कि भूमि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, ये भी ध्यान देने की बात है। हमने पढ़ा कि पालमपुर में लगभग 450 परिवार हैं, जिनमें से 80 परिवारों के पास जमीन का ज़्यादा हिस्सा है। गांव में बड़े मकान उन्हीं के हैं। तो इसी प्रकार से 80 परिवारों के पास ही खेतों की भी बड़ी जो एरिया है जमीन का, वो इन्हीं के पास है। इनके खेत इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बाकी के 150 परिवारों में से ऐसे हैं जिनके खेत या तो बहुत छोटे हैं या तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है। इस तरीके से इनके छोटे खेत हैं। इस तरीके से भूमि का वितरण भी असमान है, ये भी देखने को मिलता है। पालमपुर गांव जैसे ही आप अपने गांव में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, ये प्रश्न उठता है। श्रम की व्यवस्था क्या ये बड़े किसान या जिनके पास जमीन का ज़्यादा हिस्सा है वो अपने खेतों में काम करते हैं? नहीं, यही लोग जो जिनके पास खेत अपनी आवश्यकता से कम है या फिर जो भूमिहीन है, ये लोग श्रम की व्यवस्था करते हैं। यही लोग इनके खेतों को या तो लीज कर ले लेते हैं, ये लोग ज़्यादातर शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने खेतों को इन्हें लीज पे दे देते हैं, या फिर इन्हीं के खेतों में मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं या अपना पालन पोषण करते हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि इसमें आप देखें तो 2 तरीके की आपको बड़े किसान, मझोले किसान और छोटे या भूमिहीन किसान, 3 एग्जाम्पल